हेलो। सो यूनिट 2 के इस सेकंड वीडियो में हम लोग अभी जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो भी है, इसको हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं। एक क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स आता है जिसमें हम लोग क्लासिकल पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में उसको हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नाम दिया है हम लोग ने, क्योंकि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पूरे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को इन उसके बारे में रिसर्च वगैरह किया था। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को क्लासिकल पार्टिकल से डिफाइन किया जाता है। और क्लासिकल पार्टिकल का मतलब क्या है? जो क्लासिकल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज रहती है जो हम लोग को पता रहनी चाहिए। पहली तो क्लासिकल पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब क्या है? हम लोग अज्यूम करते हैं कि हर एक पार्टिकल को हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एक दूसरे से। अगर मैं बोलूँगा ये पर्टिकुलर पार्टिकल है, इसकी पोजीशन है R1 और P1, पोजीशन और मोमेंटम है R1 P1, और ये पार्टिकल है, इसकी पोजीशन है और मोमेंटम है R2 P2। तो इन दोनों को मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा अगर ये दोनों यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, ऐसा समझो। तो मुझे पता चल जाएगा डिस्टिंग्विशेबल है। ऐसे समझो एक दो बॉल्स है, एक रेड कलर का बॉल, एक ब्लू कलर का बॉल है, तो दोनों में से हम लोग पिक कर सकते हैं, उनके दोनों की भी पोजीशन और मोमेंट अलग अलग से ध्यान में रख सकते हैं। और वो दोनों इम्पॉर्टेंट क्या है कि वो दोनों अलग अलग से बिहेव कर सकते हैं, दोनों का मैकेनिक्स जो भी है मिक्स नहीं होगा, कहीं पे भी अलग अलग रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स रहते हैं, क्लासिकल पार्टिकल्स रहते हैं। और सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है कि ऑल एनर्जी लेवल्स आर एक्सेसिबल। मतलब क्या है? जीरो से लेके बहुत सारी लेवल तक जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, जो वो एनर्जी एक्वायर्स कर सकते हैं, वो फिर जीरो। देखो, एनर्जी क्लासिकल पार्टिकल की कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई पोटेंशियल ना हो तो हम लोग बस उसकी काइनेटिक एनर्जी से करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और हम वी स्क्वायर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वी, मतलब वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कोई भी हो सकती है, जीरो हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कंटिन्यूस वेलोसिटी का एक फंक्शन बनता है, बराबर। तो वेलोसिटी क्या है? कोई पार्टिकल की जो है, क्लासिकल पार्टिकल है, वो हर कोई उसकी एनर्जी एक कंटिन्यूस फंक्शन के नाम से देखी जाती है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्लासिकल पार्टिकल्स में ऑल एनर्जी लेवल एक्सेसिबल होती है, मतलब कोई भी एनर्जी लेवल वो ले सकते हैं। और ऐसी पार्टिकल्स की जो मैकेनिक्स है उसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग डिफाइन करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैक्सिमम जितने भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिनोमिनन्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीज़ें क्लासिकल पार्टिकल्स में हम लोग वो पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की मोमेंटम और इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पोजीशंस को देख के, एनर्जी को देख के ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी आता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया इस पार्टिकल में, लेकिन इक्विपार्टीशन थ्योरम भी अप्लीकेबल होता है क्लासिकल पार्टिकल्स के केस में, जहाँ पे हर पार्टिकल की जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कोई भी, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और दो उसके रोटेशनल भी है, मतलब वो रोटेट भी कर सकता है, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट कर। तो जितने भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में उसकी जो एनर्जी रहेगी वो कंट्रीब्यूट होगी हाफ के टी, इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ओके। तो जितने भी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसके अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 के टी उसकी एनर्जी हो जाती है। अगर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 6/2 के टी हो जाती है। तो ऐसे प्रकार हम लोग जितने भी पार्टिकल्स है उसको इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्लासिकल पार्टिकल स्पेसिफिकली, उसमें इक्विपार्टीशन थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके। जो क्लासिकल छोड़ के क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ते हैं, तो क्वांटम पार्टिकल्स में इक्विपार्टीशन थ्योरम फॉलो हो या ना हो, कुछ तो उसमें अलग रहता है, वो हम लोग आगे जाके डिटेल में देखेंगे। लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स है, एनर्जी की पॉसिबिलिटीज है, तो ऐसा नहीं तो कोई भी एनर्जी ले सकता है, कोई भी पार्टिकल इनफाइनाइट एनर्जी अगर लेगा कोई पार्टिकल, तो वो क्लासिकल कैसे हो जाएगा? बराबर। तो कुछ केसेस में हम लोग को लिमिटेशंस डालनी पड़ती है, और लिमिटेशंस के बाद जो प्रोबेबिलिटी बाहर निकल के आती है कोई भी पार्टिकल की, तो हम लोग को एक
फंक्शन मिलता है। ओके, और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है गैस मॉलिक्यूल का अगर कोई एनर्जी स्टेट ई में रहेगी तो इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। ये भी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये क्या ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएफ कहते हैं हम लोग। ओके, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोल लो, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल लो, जो भी है, इसको एफ से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। एम भी लिखा है मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है, क्लासिकल है पार्टिकल्स, डिस्टिंग्विशेबल है, हर एनर्जी लिख सकते हैं। और एक और डिस्टिंग्विशिंग पार्टिकल क्या है, क्योंकि वेव फंक्शन ओवरलैप नहीं होते, जैसे हम लोग ने अभी असिमेट्रिक और सिमेट्रिक इसमें देखा कि अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो उनकी वेव फंक्शन को हम लोग ओवरलैप नहीं करते, आइदर एक रहेगा या फिर दूसरी रहेगी। क्वांटम में क्या होता है कि दोनों वेव फंक्शन को सुपरपोजिशन कंसिडर करते हैं हम लोग, ऐड करते या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ पे क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल वेव्स रहेंगी। तो इसको डिफाइन करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रहता है, और ये इसको हम लोग 1/1 अल्फा ई रेज टू ई बाई के टी है। अभी यहाँ पे अल्फा क्या हो गया, अल्फा एक ऐसे उसको हम लोग फुगासिटी भी कहते हैं कुछ इसमें। ओके, लेकिन इसको ये बस एक कांस्टेंट है जो आपको इस सिलेबस में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको बस एक कांस्टेंट है इतना ध्यान में रखने का। और ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यूजुअली जो पार्टिकल्स, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर एक सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन से, मतलब एक पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, तो दोनों इसमें अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक जा रहे हैं, तो वो नंबर जो ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो ये फुगासिटी का जो नंबर है वो डिपेंड करता है, और हम लोग अलग अलग टेक्निक से इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन अलग होता है। इट इज़ नॉट अ फिक्स नंबर फॉर ऑल द सिस्टम, इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिस्टम, ये ध्यान में रखो। ओके, सो फुगासिटी बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल बोलेंगे, अलग अलग इसके नाम से, तो मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, अल्फा को बस एक कांस्टेंट की तरह याद रखो। इस सिलेबस में इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, इट इज जस्ट यूज ऑफ अ कांस्टेंट। के टी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे के जो है ये के को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.38 केल्विन केल्विन मोल ऐसा कुछ तो है, तो आप वो भी आपको पता चल जाएगा। और फिर टी की वैल्यू हर सिस्टम की डिपेंड करती है गैस का टेम्परेचर कितना। तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है, टी अलग हो सकता है, ई अलग हो सकता है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, अल्फा और के, ये ध्यान में रखो, ठीक है। और ये फंक्शन किस बात का फंक्शन है, ई का फंक्शन है, एनर्जी का फंक्शन है। ओके, अभी क्वांटम में देखने को जाएंगे तो क्वांटम में चीजें क्या क्या अलग होती है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में पहली चीज तो पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल रहते हैं। ओके, और ऑल द एनर्जीज आर डिस्क्रीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्वांटम लेवल पे जाएंगे, क्वांटम लेवल पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ेगा या फिर डेंसिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। ओके, देखो टेम्परेचर सन में भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन सन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसके कोर में जाएंगे तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो भी फिनोमिनन्स होते हैं उसको क्वांटम स्टेटिस्टिक्स से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगर सन के साइज का होगा तो भी, या फिर ब्लैक होल रहेगा, न्यूट्रॉन स्टार रहेगा। हम लोग ये यूनिट के एंड में डाइंग ऑफ स्टार्स को भी देखेंगे फिनोमिनन को, लेकिन वो सारे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के रेंज में अगर आने का है तो टेम्परेचर बहुत कम कर दो, इधर एकदम 0 केल्विन 2 केल्विन या 5 केल्विन इतना कर दो, या फिर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर दो, ठीक है। अभी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या अलग है, एनर्जी वैल्यू डिस्क्रीट है, वेव फंक्शन ओवरलैप करते हैं, सुपरपोजिशन कंसिडर करना पड़ता है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में रिस्ट्रिक्शंस आते हैं कि पार्टिकल के जो वेव फंक्शन है वो किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। जैसे हम लोग ने देखा असिमेट्रिक अगर वेव फंक्शन रहेगी तो उसमें दो वेव फंक्शंस को ऐड करना पड़ता है, और अगर सिमेट्रिक रहेगी तो दो पॉसिबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करना, सॉरी असिमेट्रिक रहेगी तो दोनों इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनडिस्टिंग्विशेबल है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, वेव फंक्शन ओवरलैप करते हैं। और डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब क्या, जैसे हम लोग ने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में देखा,
नहीं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा कि एनर्जी की वैल्यू डिस्क्रीट है, एन से डिफाइन होती है, एन इक्वल टू 1 2 3, उनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत है। अभी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में भी दो पार्ट आते हैं, एक बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आता है और एक फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स आता है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स सिमेट्रिक वेव फंक्शन के तरीके से ऐड हो जाते हैं, जैसे हम लोग ने देखा सिमेट्रिक वेव फंक्शन के बारे में जैसे पढ़ा था वैसे ही है। यही डिफरेंस है, क्या है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन की तरह फॉलो करते हैं, और जो पार्टिकल जो ये फॉलो करते हैं उनको बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है। और अप्लाई इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है मतलब क्या, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो अप्लाई होता है। तो बोस आइंस्टाइन जो है वो इंडियन साइंटिस्ट बोस और आइंस्टाइन के एक रिसर्च पेपर से बाहर निकला गया है, और यहाँ पे उसको बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि कितना चांस होगा अगर एक आपको एक सिस्टम दो, एक उसके सिस्टम के अंदर अगर बहुत सारे पार्टिकल्स रखेंगे तो वो पार्टिकल्स का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कितने पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी रहेगी एनर्जी ई के साथ। ओके, हर एनर्जी की रहेंगी बराबर, लेकिन ई एनर्जी के आसपास या फिर ई एनर्जी के साथ कितने पार्टिकल्स रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी ये सिस्टम बताते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो कितने पार्टिकल एक पर्टिकुलर एनर्जी को एक्वायर करते हैं, ये ध्यान में रखो। क्योंकि कैसा होता है, एक बॉक्स में अगर मैं आपको बहुत सारे पार्टिकल्स बंद करके दो और वो बताओ वो बॉक्स के ऊपर आप थर्मामीटर डालोगे तो आपको ओवरऑल वो बॉक्स का टेम्परेचर आ जाएगा कि समझो कुछ डिग्रीज है, लेकिन क्या उस बॉक्स में हर पार्टिकल उस टेम्परेचर की इक्विवेलेंट एनर्जी कैरी कर रहा है क्या? नहीं, हर ये सारे पार्टिकल्स के एवरेज वो टेम्परेचर हो जाता है, ये ध्यान में रखो। वो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी का एवरेज कहीं ना कहीं तो वो टेम्परेचर के पास हो सकता है, लेकिन हर एक पार्टिकल का नहीं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर एनर्जी ढूंढना चाहते हो कि ई ये एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स है इस पूरे पार्टिकल वाले बॉक्स में जिसका टेम्परेचर टी है, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से पता चलेगा। और यहाँ पे बहुत मैक्सवेल इसमें आपको वो फंक्शन दिखा जहाँ पे ई रेस टू ई अल्फा बाई ई रेस टू ई के टी है, और यहाँ पे बोस आइंस्टाइन में -1 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट बोसॉन ऑक्यूपाइज स्टेट ऑफ एनर्जी ई। बोसॉन के एग्जांपल्स क्या है, हीलियम न्यूक्लियर मतलब अल्फा पार्टिकल। ओके, हीलियम न्यूक्लियर को हम लोग अल्फा पार्टिकल्स भी कहते हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। या फिर मेसॉन्स करके जो पार्टिकल्स है उनको भी बोसॉन्स कहेंगे। फोटॉन जो लाइट के हैं उनको भी बोसॉन्स कहते हैं, ये भी ध्यान में रखो क्योंकि ये सारी चीजें इनकी इंटीग्रल स्पिन इससे भी डिफाइन होती है, ये ध्यान में रखो। जो पहला चीज क्या है, बोस आइंस्टाइन के पार्टिकल में पहली चीज तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल। दूसरा क्या है कि उनके वेव फंक्शन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन हम लोग कहेंगे। ओके, फिर वो उनकी एक और डिस्टिंग्विशिंग पार्टी क्या है, ये क्या है कि उनकी एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है क्योंकि वो क्वांटम पार्टिकल्स में आते हैं, डिस्क्रीट एनर्जीज। और एक डिस्टिंग्विशेबल क्या है कि उनके स्पिन जो है वो इंटीग्रल स्पिन रहती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ओके, इंटीग्रल स्पिन भी बोल सकते हैं हम लोग। मतलब स्पिन की वैल्यू 0 1 2 -1 2 ऐसे इंटीजर की तरह रहेगी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोसॉन इसमें फोटॉन की स्पिन है 2 ऐसे समझो, फिर ऐसे मतलब इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे स्पिन के। इंटीजर्स क्या क्या थे, -1 2 0 1, ये सारी चीज। ओके, वही अभी फर्मी डिराक में क्या है अलग, फर्मी डिराक में पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को माना जाता है, बोस आइंस्टाइन वाले नहीं मानते। मतलब क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक लेवल पे एक ही पार्टिकल होना चाहिए एक एनर्जी लेवल के लिए, दो दो पार्टिकल्स नहीं एक ही एनर्जी लेवल को एक्वायर करने चाहिए। बोस आइंस्टाइन में सारे पार्टिकल्स एक लेवल को आ सकते हैं, कोई चिंता। लेकिन जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स वाले पार्टिकल्स है उनको पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो एक ही लेवल पे एक ही पार्टिकल रह सकता है,
वो इन वेव फंक्शन में क्या है, वो असिमेट्रिक वेव फंक्शंस को फॉलो करते हैं। इनकी स्पिन क्या है, इनको हाफ इंटीग्रल स्पिन से डिफाइन किया जाता है। हाफ इंटीग्रल का मतलब क्या है, 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो। ओके, तो ये एक हो गया। और आपको क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, पर इन पार्टिकल्स को फर्मियंस कहा जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारे फर्मियंस है। ओके, ये भी ध्यान में रखो। और एक चीज क्या यहाँ पे देखने को मिलेगी कि इन पार्टिकल्स, जैसे क्वांटम पार्टिकल्स है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स है, ये सारी चीजें इनके लिए भी अप्लाई होती है इनके। ओके, तो ये डिफरेंसेस है। और इनका वेव फंक्शन जो, सॉरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है फर्मी डिराक का, ये इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। वही सेम एग्जांपल, बॉक्स में अगर सारे पार्टिकल्स रहेंगे और बॉक्स का टेम्परेचर टी है, तो सारे पार्टिकल्स की एनर्जी टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, एवरेज रहेगी, अलग अलग रहेगी। ई वाले एनर्जी वाले कितने पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स में से इसका जो प्रोबेबिलिटी आती है वो इस नंबर से डिफाइन होती है। ठीक है, चलो। सो हम लोग इसके थ्रू एक और चीज सीख सकते हैं कि ये -1 क्यों आता है बोसॉन के इसमें। ओके, -1 से क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, नॉर्मल डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो जाती है। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो गया। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में प्रोबेबिलिटी किस तरीके की है, ई रेज टू अल्फा ई रेज टू ई के टी बराबर, तो वो ज्यादा हो जाती है। -1 करने से डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है और फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वही अगर +1 कर दे तो डिनोमिनेटर की साइज बढ़ जाए तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से फर्मी डिराक में बोस-आइंस्टाइन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की, और फिर फर्मी डिराक की। ये हम लोग ने देखा, और यही हम लोग ने निकाला था जब हम लोग ने साई की वैल्यू निकाली थी असिमेट्रिक और सिमेट्रिक के इसमें। इसमें सबसे ज्यादा कौन से थे, सिमेट्रिक वाले की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा थी। फिर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल जो थे उनकी प्रोबेबिलिटी आती थी, और फिर असिमेट्रिक जो पार्टिकल थे उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे कम थी। तो यहीं पे ये भी सेम चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिमेट्रिक है, एक डिस्टिंग्विशेबल है, और एक असिमेट्रिक इनडिस्टिंग्विशेबल। ये 3 कंडीशंस है। और आप फर्मी डिराक से अगर अगर देखो, बोस आइंस्टाइन है, ये कंडीशन है बोस आइंस्टाइन की, जहाँ पे 1:e⁻α e by kt -1, अगर ये सब ये फंक्शन है, अगर E की वैल्यू मतलब एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू टेम्परेचर, ओके, तो ये जो वैल्यू है ये 1 से बहुत बड़ी हो जाएगी बराबर, देन दिस फंक्शन विल बी बहुत बिग, इट विल बी मच बिगर देन दिस फंक्शन। इन दैट केस हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को अचीव कर पाते हैं, क्योंकि फिर ये वन हो, +1 हो, -1 हो, इग्नोर हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये वैल्यू जो है बहुत बड़ी रहेगी। यहाँ पे एक वैल्यू क्या 1 लाख है ऐसा समझो, और यहाँ पे खाली 1 है, तो 1 लाख एंड 1 लाख +1 ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख -1 भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो ये कंडीशन जो अप्लाई होती है, ये फर्मी डिराक या फिर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पे लेके जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखो। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। और ये कब होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, या फिर मैंने जैसे कहा कि डेंसिटी हम लोग घटाते हैं। कम डेंसिटी और ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो क्लासिकल अप्लाई हो जाता है, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर सॉरी कम टेम्परेचर रहेगा और ज़्यादा डेंसिटी रहेगी तो आपको क्वांटम रियल्म में आना पड़ेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको डिस्टिंग्विश करने को बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये टेबल ध्यान में रखना, इसमें वही पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम लोग ने अभी तक बात की, जिसके ऊपर कि पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, ओनली पार्टिकल्स आर कंसिडर, then no restrictions on the number of states in the given number of particle in given states, no restrictions, any spin particle far enough apart so that function do not overlap, probability distribution ये दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा बीटा ई आई लिखा है। अभी बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू है 1/kt।
ठीक है, तो ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, सेम चीज़ें हैं, बस इसको अलग तरीके से लिखा है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैश है और एप्लीकेबल, ये NI लिखे हैं। NI क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ EI। ओके, NI क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी ठीक से लिखता हूँ मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ एनर्जी EI, इसको हम लोग NI कहेंगे। ठीक है, सो इसमें यही है। वहाँ पे यहाँ पे देखो फर्मी डायरेक्ट में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इंडिस्टिंग्विशेबल है, क्वांटम स्टेट्स है, फिर उसके रिस्ट्रिक्शंस है उनके, क्योंकि एक एनर्जी पे एक ही लेवल आ सकता है, एक ही पार्टिकल आ सकता है, हाफ स्पिन हाफ पार्टिकल है, एंटी सिमेट्रिक या फिर असिमेट्रिक बोल सकते हैं, उसके पार्टिकल की वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ओवरलैप होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लिख सकते हो। हाई टेम्परेचर पे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली बोस आइंस्टाइन में भी वो सारी चीजें जैसे मैंने बोला हुआ, यहाँ पे अगर बोसॉन और फर्मियान का अगर आपको डिस्टिंग्विशेबल का ये आएगा तो आप लिख सकते हो बोसॉन स्पिन हाफ इंटीग्रल स्पिन वाले रहते हैं 0, 1, 2 वाले, फर्मियन स्पिन ऑफ वाले रहते हैं 1, 3/2 है, असिमेट्रिक फंक्शन रहता है, असिमेट्रिक रहता है, पैरिटी +1 रहती है, पैरिटी -1 रहती है। पैरिटी मतलब क्या है कि जो हम लोग अगर दो, मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में कहा था, दो पार्टिकल की पोजीशन या फिर दो कोऑर्डिनेट्स को एक्सचेंज कर देना, तो जो ऑपरेटर यूज होता है उसमें हम लोग को जो एक्सचेंज पार्टिकल का मिलता है उसमें +1 अगर मिलता है तो हम लोग बोसॉन्स कहते हैं। ओके, जैसे ये वाला पार्टिकल समझो ये पैरिटी है, ये क्या करेगा, इस पार्टिकल की एक्सचेंज करेगा, 1, 2 है तो उसको 2, 1 कर देगा, लेकिन इसमें +1 आता है 2, 1 करने के बाद। और ये पैरिटी ऑपरेटर होता है, इसको इसको पैरिटी कहते हैं, पैरिटी ऑपरेटर। सिमिलरली यार पैरिटी अगर देखेंगे तो अगर 1, 2 करता है और -1 हो जाता है तो उसको -1 पैरिटी बोलते हैं यहाँ पे। और इसका वेव फंक्शन जैसा हम लोगों ने लिखा था स्टार्टिंग में यही है, असिमेट्रिक सिमेट्रिक का, नो रिस्ट्रिक्शंस, यही है, जो पॉइंट्स आप लिखेंगे यही सेम है। और ये एक थोड़ा नया है जिसका आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपके ऊपर है। नंबर ऑफ वेज एंड इंडिस्टिंग्विशेबल बोसॉन्स कैन ऑक्यूपाई G नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, तो n+G-1 फैक्टोरियल अपॉन एस। ये ध्यान में रखो कि नहीं ध्यान में रखो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये ऑप्शनल है, ये पॉइंट जो है ये ऑप्शनल है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे।